ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ेंगे। यह टॉपिक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम सीएजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएजी, कैग। कभी कभी सीधे एग्जामों में प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि कैग के क्या कार्य हैं। तो कैग क्या है? कैग का पूरा फुल फॉर्म है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, कंट्रोलिंग ऑडिटिंग जर्नल ऑफ इंडिया है सीएजी। इन्हें शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीएजी, कैग। अब पिछली क्लासों में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं। मुझे विश्वास है कि यदि आप कंटिन्यू हमारे चैनल के स्टूडेंट हैं या हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको पॉलिटी में एक बेहतर समझ डेवलप हो गई होगी और आपको बहुत सारी चीजें एक साथ जोड़कर याद करने में आसानी हो रही होगी और पॉलिटी की एक बेहतर समझ आप में डेवलप हो गई होगी। अब जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संविधान सभा, संविधान की अनुसूचियां, मौलिक अधिकार, ठीक है, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ये सभी टॉपिक पढ़ लिए हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके पिछली क्लासों में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? महान न्यायवादी और महाधिवक्ता। तो महान न्यायवादी और महाधिवक्ता, यह भी टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो वहां हमने जिक्र किया था कि राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति महोदय भारतीय केंद्रीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। और उसमें हम लोगों ने यह पढ़ा था कि केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत आप जानते हैं कि हमारी सरकार के जो 3 अंग हैं, जो कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो विधायिका जो है विधान बनाती है, कानून बनाती है, और जो कार्यपालिका है उस कानून को लागू करती है, और जो न्यायपालिका है उस कानून में जो लागू होता है उसमें कोई त्रुटि ना हो जाए, प्रॉपर तरीके से सही ढंग से यह कानून लागू हो, इसकी निगरानी कौन करता है? तो न्यायपालिका करती है। यदि उसमें कोई त्रुटियां होती हैं तो वह उसे सुधारने के लिए प्रयास करती है और समय समय पर आदेश निर्देश जारी करती रहती है। तो इसी अंग के तहत और एक स्तंभ आपने और देखा था, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और आपने देखा था मीडिया, जिसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं, या कहें तो जनता की आंख और कान भी कह सकते हैं इसको। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो आप समझ गए कि यह केंद्रीय कार्यपालिका के हिस्सा हैं। नियंत्रक सीएजी जो हैं ये भी एक तरह से केंद्रीय कार्यपालिका के हिस्सा हैं। अब देखें, यदि पूछे कि कैग का वर्णन संविधान के किस भाग में है तो आप बताएं, आप इसका के विषय में बताएंगे कि कैग का वर्णन संविधान के किस भाग में हो सकता है। बहुत बार बहुत सारी चीजें पढ़ाई है, जहां अब यदि आपकी समझ डेवलप हो गई है तो आप ये बता देंगे कि कैग का वर्णन संविधान के किस भाग में है। तो कैग, अब देखिए अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में वर्णन है? 2 ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको कैग के विषय में, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विषय में मात्र 2 अनुच्छेद ही आपको याद करने हैं। एक याद रखेंगे 148 और ये याद रखेंगे 149। यदि आप ये 2 अनुच्छेद याद रखते हैं तो अधिकतम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से आने वाले प्रश्न जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। कैग की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कैग के क्या कार्य हैं? तो देखें, कैग के कार्य पर विस्तार से भी प्रकाश डालेंगे। थोड़ी सी बातें समझ लें कि जो भी आय व्यय भारत सरकार का होता है या राज्य सरकार का होता है, आय प्रॉपर तरीके से आया कैसे, कहां से आए, इनकम कहां से आया, और व्यय कहां पे हुआ, व्यय जो हुआ वो सही ढंग से हुआ या नहीं हुआ, ये सबका लेखा जोखा जो लगता है वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है। क्लियर है? अब देखें कि पिछली क्लासों में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों के पढ़ने का एक क्रम होता था सब चीजों में। जैसे हम पढ़ते थे कि इसकी योग्यता क्या हो, इसकी नियुक्ति कौन करता है, उसके बाद हम देखते थे कि इसको शपथ कौन दिलाता है, उसके बाद हम देखते थे कि हटाने की प्रक्रिया क्या है, और फिर हम देखते थे कि वेतन क्या है और इसके विशेष शक्तियां या कार्य क्या हैं। बिल्कुल हम यहां भी वैसे ही पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि
कैग बनने की योग्यता क्या होती है। उसके बाद से जब योग्यता हम देख लेंगे, उसके बाद से हम देखेंगे कि इन्हें नियुक्त कौन करता है, उसके बाद इनको शपथ कौन दिलाता है, पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, इनका कार्यकाल क्या होता है, वेतन क्या होता है और क्या शक्तियां हैं, बिल्कुल इसी क्रम में हम पढ़ेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया। तो आइए हम सबसे पहले यह देखें कि कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की योग्यता क्या होती है। योग्यता है ना प्रश्न कि कैग की योग्यता क्या होती है। योग्यता के विषय में संविधान में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान में कैग की योग्यता के विषय में कोई स्पष्ट संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। तो ये कहां से आते हैं, तो अक्सर ये समझें कि यूपीएससी, आप इसे जानते हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से जो लोग आते हैं वो भी आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। इन्हीं का सिलेक्शन, जिन्हें इकोनॉमिक्स और जो अकाउंट में विशेषज्ञता हासिल होती है, उन्हीं को इस पोस्ट पर लाया जाता है। इसकी योग्यता स्पष्ट रूप से संविधान में नहीं लिखी हुई है। अगर पूछे कि इसकी योग्यता कैग की क्या होती है तो क्या कहेंगे, कैग की योग्यता यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की योग्यता के विषय में हमारे भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। फिर प्रश्न आपसे कोई पूछे कि तो आखिर ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आते कहां से हैं, तो क्या कहेंगे, यूपीएससी एक भारत के सर्वोच्च एग्जाम कंडक्ट करती है जिसे हम आईएसपीसीएस का एग्जाम कहते हैं, याद ही होगा। तो इस एग्जाम में जो जिनका आईएएस के रूप में सिलेक्शन होता है और वैसे लोग, वैसे अधिकारी, वैसे आईएएस ऑफिसर जिन्हें अकाउंट और इकोनॉमिक्स में विशेषज्ञता हासिल होती है, जो अकाउंट के विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें इस पोस्ट के लिए योग्य माना जाता है। यहां तक मुझे विश्वास है कि आपको ये टॉपिक बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम देखें कि इनकी योग्यता जो हो गई, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रश्न है ना कि इनकी योग्यता तो हो गई, तो इन्हें नियुक्त कौन करता है, आइए देखते हैं। अब देखें कि नियुक्ति के विषय में आर्टिकल 148 कौन कहता है, 148 का पैरा 1 कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय मंत्री परिषद की सलाह से करेंगे। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति करेंगे। अब क्या कहता है कि 148 का पैरा 1 कहता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे। आप देखा, बहुत सारे पोस्ट मैंने आपको पढ़ाए जिसमें आप देख रहे थे कि उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो आप वैसे 3 पोस्टों का नाम कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं। 3 लोगों का जिस टॉपिक को मैंने पीछे पढ़ा रखा है, उनमें से 3 टॉपिकों के ऐसे अधिकारी, पदाधिकारी, संवैधानिक अधिकारी का उल्लेख करें जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो कैग की नियुक्ति अगर कोई पूछे कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय। किस किस सलाह पर करते हैं, तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय किसी की भी नियुक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। किसकी सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर। मंत्री परिषद की सलाह पर किसी आईएएस अधिकारी, कैसे आईएएस अधिकारी, ये पीछे मैंने आपको बता दिया, अभी पढ़ा दिया है कि आईएएस अधिकारी को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। यहां तक मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बताएंगे हमें कि मंत्री परिषद में कौन कौन लोग आती हैं।
मंत्री परिषद का गठन किन किन के मिलने से, किन किन लोगों के मिलने से होता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, तो ये समझ लिए कि मंत्री 148 कहता है कि नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलिंग ऑडिटिंग जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैग यानी कैग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 148 का पैरा 1 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति महोदय नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह से करेंगे। तो आपने देख लिया कि नियुक्ति कौन करता है। अब देखिए शपथ इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, तो शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय इन्हें शपथ दिलाते हैं। तो आपने योग्यता समझ ली, नियुक्ति समझ लिया और शपथ समझ लिया। योग्यता क्या होती है? योग्यता का उल्लेख संविधान में कोई स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। योग्यता इसकी यह होती है कि जो आईएएस अधिकारी हो और वैसे आईएएस अधिकारी जिन्हें एक अकाउंट के विषय में विशेष नॉलेज हो, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था का नॉलेज हो, अकाउंट सीए जैसे पढ़ाई करके आए हों, ऐसे लोगों को जो है भारत के राष्ट्रपति जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त करते हैं। अब चलिए इनके कार्यकाल के विषय में समझें। शपथ तो समझ लिया कि इनका कार्यकाल क्या होता है। कार्यकाल, चलिए पहले इसे मिटाते हैं, इसके बाद कार्यकाल को समझते हैं। आइए इसे मिटाते हैं। कार्यकाल अब यह है कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि इनकी योग्यता क्या होती है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इन्हें नियुक्त कौन करता है, इसके बाद अब इन्हें शपथ कौन दिलाता है। अब कार्यकाल, अब देखिए कि संविधान में उल्लेख है कि संविधान में यह उल्लेख है कि जो कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष क्या होता है? 6 वर्ष याद रखेंगे। 5 वर्ष सबका कार्यकाल ये नहीं याद रखेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब देखिए, या तो वह व्यक्ति 6 वर्ष तक इस पोस्ट पर रहेगा, यदि मान लीजिए, नहीं तो जब भी उसकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी, जैसे 6 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 6 वर्ष के पहले अगर तीसरे वर्ष ही इसकी आयु जो है 65 वर्ष हो जाती है, तो यह इस पोस्ट से हटा दिया जाएगा, हट जाएगा, त्याग पत्र दे देगा। तो आपने समझा कि कैसे हटेगा ये, कि या इसका कार्यकाल क्या है? 6 वर्षों तक, और नहीं तो 65 वर्ष तक। या तो 6 वर्ष की आयु पूरी कर ले, और 6 वर्ष की अवधि पूरी कर ले, नहीं तो यदि 6 वर्ष की अवधि के बीच में ही उसकी आयु यदि 65 वर्ष हो जाती है, तो इस पोस्ट से उसे हटना पड़ेगा। यानी जो पहले हो जाएगा, 6 वर्ष की आयु पहले, 6 वर्ष का कार्यकाल पहले पूरा कर लिया तो हट जाएगा। यदि 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पहले ही उसकी आयु 65 वर्ष हो जाती है, तो वह इस पोस्ट से हट जाएगा, त्यागपत्र उसे देना पड़ेगा। यह बात समझ में आ गई। कार्यकाल आपने समझ लिया कि 6 वर्ष नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। यानी इसमें से जो भी पहले हो जाए, 6 वर्ष का कार्यकाल पहले हो जाए तो 6 वर्ष के कार्यकाल के बाद वो हट जाएगा। यदि इस कार्यकाल के दौरान ही उसके पहले ही 65 वर्ष की आयु हो जाए तो वो हट जाएंगे। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के इन चीजों के विषय में आपने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि जो कार्यकाल, इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है। हटाने की प्रक्रिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने की क्या प्रक्रिया होती है? तो ये हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किसमें है? याद रखेंगे 148 ही कहता है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेंगे, और इसे हटाने की जो प्रक्रिया होगी वह वही होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है। किसके? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा। अब यह प्रश्न होगा आपके दिमाग में कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया होती है। अब देखें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया कैसी होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो होती है, सबसे पहले क्या होता है कि एक समिति बनती है, और यह जो समिति है यह क्या करती है कि यह अब इसे कैसे हटाया जाता है कि जब भी इसे कदाचार के आरोप में या कार्य करने में अक्षम हो, व्यक्ति यदि कार्य करने में सक्षम नहीं हो तो इस दो परिस्थितियों में या तो इस पर कदाचार लग गया हो। अनुच्छेद 148 कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किन परिस्थितियों में हटाया जाएगा कि उस पर कदाचार के आरोप पर, जब उस पर कोई कदाचार का आरोप लगा हो तो उसे हटाया जा सकता है। दूसरी क्या परिस्थिति होती है कि कार्य करने में वह व्यक्ति असमर्थ हो, यानी अक्षम हो, सक्षम नहीं हो अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए, तो इन दो परिस्थितियों में सीएजी को हटाया जा सकता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। तो हटाने की प्रोसेस क्या है कि वही प्रोसेस अपनाती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रोसेस अपनाते हैं। ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का जो प्रोसेस है वह प्रोसेस यहां क्यों अपनाती हैं? तो जो मैंने बताया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पोस्ट है यह काफी महत्वपूर्ण पद है। यह व्यक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकारी जो है भारत सरकार के आय व्यय क्या करता है? भारत सरकार के आय और व्यय का हिसाब करता है, यानी कि आपको के पास पैसे आए कहां से और आपने इस पैसों का खर्च कहां किया, और जो खर्च किया यह उचित किया कि नहीं। यानी भारत सरकार के पास जो पैसे आते हैं, ये पैसे किसके होते हैं? जनता के। यानी जनता ने जो टैक्स दिया, जनता के इस पैसे का उपयोग सरकार ने कहां किया और कैसे किया, इसका जांच कौन करता है? किसके निगरानी में ये खर्च होते हैं? तो कह सकते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसकी निगरानी करता है। अब देखें कि इसीलिए इस पोस्ट से हटाने की जो प्रक्रिया है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने की जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप जानते हैं कि इस व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार 148 के तहत किसको है? राष्ट्रपति को, है ना। राष्ट्रपति महोदय कैसे करते हैं? तो मंत्री परिषद की सलाह पर। कैसे? मंत्री परिषद की सलाह पर। और जानते हैं कि मंत्री परिषद कौन होता है? सत्तारूढ़ पार्टी होती है, मंत्री परिषद उसी की होती है, पीएम इसी के हेड होते हैं एक तरह से। अगर जो भी सरकार के आय व्यय है उस समय इस मंत्री परिषद के पास ही होता है, मंत्री परिषद ही इस आय का व्यय करती है। यदि मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री ही आय व्यय ये करते हैं, तो यदि कभी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक उनके व्यय की जांच कठोरता से करने लगे, यदि उसमें उनके द्वारा किए गए जो है कार्य हैं, घोटाले हैं, नजर आने लगे, तो हो सकता है कि मंत्री परिषद इस व्यक्ति को तुरंत हटा दे, इस पोस्ट से तुरंत उसे हटा दिया जाए। इसलिए इसके हटाने की प्रक्रिया जटिल कर दी गई। कहा गया कि एक समिति बनेगी, एक समिति बनेगी और यह समिति इस पर लगाए गए कदाचार या आरोप का जो है जांच करेगी। यदि यह आरोप सही हुआ तो क्या होगा? संसद के पटल पर इसको हटाने के प्रस्ताव को रखा जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा बहुमत से पास कर देगी, तब इस व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय
हटा देंगे, यानी ये व्यक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति महोदय को त्याग पत्र देंगे। तो हटाने की प्रक्रिया जटिल कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि ये पूरे आय व्यय का लेखा जोखा जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही के पास होता है। आपने कई की शक्तियां देखी होगी जब कॉमनवेल्थ घोटाले हुए थे। कॉमनवेल्थ घोटाले को उजागर करने का जो श्रेय है वो कैग को ही जाता है। 2G स्पेक्ट्रम, कोल माइंस घोटाला, ऐसे बड़े बड़े घोटालाओं का उजागर किसने किया था? तो कैग ने किया था, याद होगा। और उसमें दिखाया, कैग ने बताया कि सरकार ने जिस ईंट की कीमत 2 रुपये थी, इस ईंट को 10 रुपये में खरीदा। जिस ईंट की कीमत 2 रुपये होनी चाहिए उस ईंट को 10 रुपये में खरीदा गया। ये सारी चीजों पर निगरानी कौन रखता है? तो कैग रखता है। इसीलिए इसको हटाने की प्रक्रिया जटिल कर दी गई कि सरकार को जब भी ऐसा न लगने लगे कि यह कैग हमारे अनुसार कार्य नहीं कर रहा है और इसे हटा दे इस पोस्ट से। इसलिए कैग सरकार का गुलाम ना हो जाए, इसलिए यह प्रोसेस अपनाया गया। लेकिन इसमें थोड़ी खामियां रह गई। जो नियुक्ति की प्रोसेस है यह हमारे संविधान में कहा गया कि 148 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। अब कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को यदि आप उसे नियुक्त करते हैं, आपके पास उसकी नियुक्ति का अधिकार है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो है सहानुभूति आपके प्रति रहेगी। वह आपके द्वारा किए गए कार्य से जो है प्रभावित तो रहेगा, क्योंकि आपने उस पोस्ट पर उसे नियुक्त किया है। तो यह थोड़ी सी इसमें खामी दिखती है, क्योंकि इसके लिए मुझे लगता है कि जिस तरह से भारत के न्यायाधीशों को की नियुक्ति एक कॉलेजियम सिस्टम के तहत होता है, ऐसा ही सिस्टम होता तो यह पोस्ट थोड़ा और स्वतंत्र होता, क्योंकि इस पोस्ट की स्वतंत्रता भारत की जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि यही व्यक्ति हमें यह जानकारी देता है कि हमारे द्वारा किए गए जो दिए गए टैक्स हैं यह सरकार सही रूप से खर्च कर रही है या गलत रूप से। यह अब जो है हमारे मंत्री हैं, जो हमारे नेतागण हैं, या हमारी जो सरकार है, इसका खर्च अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रही है, अपनी यात्राओं पर कर रही है, व्यक्तिगत यात्राओं पर कर रही है, अपने लग्जरियस लाइफ को जीने पर कर रही है, अपने घर बनाने, बिल्डिंग बनाने, शहरों में, अलग अलग शहरों में जमीन खरीदने, यदि अपनी शान शौकत को बढ़ाने में कर रही है, या जनता के कल्याण के लिए कर रही है। यह कौन बताता है? हमें कैग बताता है। कैग ही बताता है कि आपके पैसे ये मंत्रीगण लूटकर कहां स्विस में ले जा रहे हैं या अपने घर में जमा कर रहे हैं। तो कैग जो है एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की जनता की आंख है, आंख और कान है कि हमारे धन कहां खर्च हो रहे हैं, हमारे दिए गए टैक्स कहां खर्च हो रहे हैं, और ये कहां कहां से जो है हमारे पास पैसे आ रहे हैं भारत सरकार के पास, और कहां कहां सरकारें खर्च कर रही हैं। तो कह सकते हैं कि जनता की आंख कान है। कहा भी जाता है कि ये जो कैग है एक समिति है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति प्रश्न भी पूछा गया है कि लोक लेखा समिति के आंख और कान किसे कहते हैं? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, कैग को लोक लेखा समिति। ये याद रखेंगे, यहां से कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछे गए, कई बार पीसीएस एग्जामों में प्रश्न पूछे गए कि लोक लेखा समिति के आंख और कान कौन है? तो लोक लेखा समिति के आंख और कान कौन है? तो कैग हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। तो मुझे विश्वास है यहां तक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि हमने पढ़ लिया कि जो है योग्यता क्या है, नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, हटाने की प्रक्रिया क्या है, कार्यकाल क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि जो कैग के वेतन हैं ये कहां से दिए जाते हैं, क्योंकि अब वेतन के लिए भी तो स्वतंत्रता चाहिए कि इसके वेतन कहां से दिए जाते हैं। तो वेतन पढ़े, आगे अन्य चीजों को पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। एवं महालेखा परीक्षक के वेतन जो हैं वह संचित भारत सरकार के संचित निधि से दिए जाते हैं। संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत सरकार के संचित निधि से ये वेतन दिए जाते हैं। आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 266, अब देखें ये 266
महालेखा परीक्षक के वेतन की बात नहीं करता है। भारत सरकार के संचित निधि की बात किसमें की गई है? तो संचित निधि का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 266 में। 266 अनुच्छेद संचित निधि की बात करता है और ये काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, याद रखेंगे। और अनुच्छेद 267 यह है आकस्मिक निधि। तो जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो वेतन है यह कहां से दिया जाता है? तो भारत सरकार के संचित निधि से। अब यह बताएंगे हमको कि तीन संवैधानिक पदाधिकारियों के नाम बताते हैं जिसके वेतन भारत सरकार के संचित निधि से दिया जाता है। वेतन भारत सरकार के संचित निधि से दिया जाता है। ये आप बताएंगे कि वो 3 अधिकारी कौन कौन से हैं जिनका वेतन संचित निधि से दिया जाता है। यहां तक समझ लिए। अब आए हम देखते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कंट्रोलिंग ऑडिटिंग जनरल ऑफ इंडिया के कार्य क्या क्या हैं, ठीक है। और एक और बात बताएंगे आप कि महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? चलिए, और केंद्र और राज्य सरकारों की मुख्य लेखा परीक्षक है। यानी अब देखें कि यहां थोड़ा सा समझें इस बात को कि आपने बहुत विस्तार से आपको समझा दिया कि केंद्र सरकार के आय और व्यय का हिसाब कौन करता है? तो नियंत्रक में महालेखा परीक्षक। और राज्य सरकारों के आय व्यय का हिसाब कौन करता है? यह भी करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हम लोगों ने जब अटॉर्नी जनरल पढ़ा था तो हमने देखा था कि कानूनी रूप से सलाह केंद्र को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देते थे और राज्यों में महाधिवक्ता देते थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है यह केंद्र सरकार के आय व्यय का जो है नियंत्रक यही है, जांचकर्ता यही है, परीक्षक यही है, प्रमुख लेखा परीक्षक यही है। और राज्य सरकारों के भी यह प्रमुख लेखा परीक्षक यही है। कौन? तो कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक। यह राज्य सरकारों के आय व्यय की जांच कर देता है, कहां से सरकारों को आय हुआ और ये व्यय कहां पर हुआ, किस योजना में हुआ, और यदि हुआ तो उसमें जो व्यय हुआ वो सही तरीके से हुआ या गलत तरीके से हुआ, उसमें घोटाले किए गए, ये पैसा कहां गया, नेता मंत्रियों और अधिकारियों के घर गया है या ये जनता के हित में इस पैसे का उपयोग हुआ है। इस केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर जांच कौन कर देता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्लियर हुआ? यहां तक समझ गए? अब देखें इसकी शक्तियां आप जानते हैं 149 के तहत इसकी शक्तियों का जिक्र है। अब देखें 151 अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद 151 क्या है? अब अनुच्छेद 151 के पैरा 1 अनुच्छेद 151 151 का पैरा 1 कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट जो किसे प्रस्तुत करेगा? तो कहता है कि संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन। लेखा संबंधी प्रतिवेदन मीन्स कि लेखा संबंधी जो रिपोर्ट है, लेखा संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो संघ का प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है, उसे वह किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। और जो राज्य सरकारों का लेखा संबंधी प्रतिवेदन है यह किसे सौंपता है? राज्यपाल को। याद रखेंगे, आपसे पूछता है कि केंद्र के आय व्यय का जो
जांच कर वो प्रतिवेदन जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे प्रस्तुत करता है, तो क्या कहेंगे, राष्ट्रपति महोदय को। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 151 का पैरा 1 कहता है कि केंद्र संबंधी जो रिपोर्टों का लेखा का जो रिपोर्ट होगा, आय व्यय का जो रिपोर्ट होगा, वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत करेंगे। क्लियर हुआ। फिर अनुच्छेद 151 का पैरा नंबर 2 कहता है कि राज्य सरकारों के जो लेखा संबंधी यानी आय व्यय का जो प्रतिवेदन होगा, वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है राज्यपाल साहब को प्रस्तुत करेंगे। ये दोनों बातें समझ गए कि केंद्र की जो आय व्यय का रिपोर्ट है वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति महोदय को। यदि पूछे कि संघ का के आय व्यय का रिपोर्ट या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र के आय व्यय का रिपोर्ट किसे या लेखा संबंधी जो है प्रतिवेदन किसे सौंपता है, तो क्या कहेंगे, राष्ट्रपति को। यदि पूछे कि राज्य के आय व्यय का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है यह, तो क्या कहेंगे, राज्यपाल को। अब देखें कि अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यदि प्रश्न पूछे कि अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं, तो क्या कहेंगे, राष्ट्रपति को। राज्यों में किसे सौंपते हैं, तो राज्यपाल को। यदि अब जो नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक जो अपने प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं, तो अब राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, राष्ट्रपति महोदय स्पीकर के माध्यम से यानी लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के माध्यम से संसद की पटल पर रखेंगे, संसद के पटल पर रखेंगे। क्लियर हुआ कि संसद के पटल पर अब इसे राष्ट्रपति महोदय रखेंगे। जिस रिपोर्ट को राष्ट्रपति महोदय को सुपुर्द किया था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जी ने, उस रिपोर्ट को जो है राष्ट्रपति महोदय जो है लोकसभा और राज्यसभा की पटल पर रखेंगे। अब देखें जो राज्यों की रिपोर्ट है, तो राज्यों की रिपोर्ट को राज्यपाल महोदय विधानमंडल के पटल पर रखेंगे। क्लियर हुआ कि जो रिपोर्ट होती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर कौन रखता है, तो राष्ट्रपति। क्लियर हुआ, राष्ट्रपति महोदय इसे रखेंगे संसद की पटल पर, और विधानसभा की पटल पर कौन रखेगा, तो याद रखेंगे, तो राज्यपाल महोदय। लेकिन यह रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं, तो केंद्र की रिपोर्ट यानी संघ की रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को, और राज्यों में रिपोर्ट किसे सौंपते हैं, तो राज्यपाल महोदय को। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब 2 प्रश्न आपसे हैं कि विधानमंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, विधानमंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, और दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। इन दोनों प्रश्नों का आप जवाब दें। अगली क्लासों में हम फिर मिलेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद। मुझे विश्वास है ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। 1 से 2 बार इसको यदि आप रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो यह मेरा दावा है कि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा।